स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की शनिवार को देहरादून में मीटिंग हुई और इसमें विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय हुआ। मीटिंग में पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी 8 सांसद, 2 कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। मीटिंग में पार्टी के आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। 17 फरवरी से बीजेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं को सरकार के 5 साल पूरे होने की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अब विधानसभा वार विधायकों की मीटिंग होगी ताकि चुनाव से पहले विधानसभा के बचे सभी कार्यों को पूरा किया जाए। मीटिंग में मौजूद रहे हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मीटिंग में कई ऐसी बातें भी डिस्कस होती हैं जो कि बाहर नहीं कही जा सकती। कोर कमेटी की मीटिंग में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष जी इस बैठक को लेने आए और ये चुनावी वर्ष है। चुनाव वर्ष की दृष्टि से उनका हमारे संभाले पाथे के रूप में काम करेगा और वो 3 विषय महत्वपूर्ण रहे। एक तो पार्टी के कार्यक्रमों का जो स्वरूप इस बार होगा वो बड़ा प्रभावी स्वरूप में रहेगा। नहीं, देखिए, हम लोग पार्टी के लोग विचार विमर्श करते हैं और फिर एक जो फ्यूचर की जो रणनीति है उसको बनाते हैं। अब उसमें तमाम तरीके होते हैं, पार्टी संगठन पर आधारित भी होते हैं, कुछ रणनीतिक होते हैं जो हम बाहर नहीं बोलते हैं। और इस दौरान जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। कहा, मैं सीएम धामी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी हैं, पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं। यहां पर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़िया काम किया जा रहा है। तो मैं यह जरूर बोलूंगा कि ये देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी हैं। और इन्होंने अभी बताया भी हमारी कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं और उत्तराखंड देवभूमि को आगे ले जाएं। ये मैं जरूर आपसे कामना करता हूं। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी भी जेपी नड्डा के साथ दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को लोगों को पीएम आरोग्य और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम धामी ने भी कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बात करूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, पीएम जय की, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, मालूम है कितनों को हम दे रहे हैं? 62 करोड़, नियरली 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और गरीब लोगों को। आज लैंसेट इस बात को कहता है कि कैंसर के लिए भारत का आम आदमी का ट्रीटमेंट डिटेक्शन के एक महीने के अंदर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड 90% पीपल आर कवर्ड इन इट। ये हम नहीं कह रहे, ये लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है। उसी तरीके से अगर हम देखें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो हमारा 62.6% से घट करके 39.4% हो गया है। उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जाखौल, हरसिल, गुंजी और सुपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को वन टू वॉच पुरस्कार मिला है जो सतत पर्यटन की हमारी दिशा को परिलक्षित करता है। हम मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का
राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमें इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में हैदराबाद में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में आज देवभूमि उत्तराखंड कई ऐतिहासिक निर्णयों का भी साक्षी बन रही है। देश में सर्वप्रथम यूसीसी लागू करना हो, मदरसा बोर्ड को समाप्त करना हो, सख्त दंगा रोधी, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो या सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो, हम प्रदेश की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे हैं। और रुद्रपुर में त्रिशूल चौक का शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों का स्वागत किया है और सीएम धामी के नेतृत्व में पूरा रुद्रपुर भगवामय दिखाई दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने शिव बारात में भी सहभागिता की और सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार सनातन की संस्कृति रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। चुनावी साल में सियासत का पारा चढ़ने लग गया और अब सबकी निगाहें टिकी हैं उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर। मौजूदा बीजेपी सरकार का चुनाव से पहले आखिरी बजट सत्र होगा। ऐसे में सरकार जहां रणनीति बनाने में जुटी है तो विपक्ष की भी नजरें टिकी हैं इस पर। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इस बजट में क्योंकि ये आखिरी बजट है और चुनाव से पहले सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था करनी है, तो इसलिए हमारी बहनों को 5 साल का बकाया पहले दे दें और तब इस बजट को आगे बढ़ाने की बात करें। इस बजट में प्रावधान होना चाहिए कि चुनाव से पहले हमारी तमाम प्रदेश की बहनों को जो सरकार चुनाव से पहले 10,000 15,000 देने वाली है वो 4 साल के हिसाब से 60,000 70,000 रुपये प्रति बहन को दे। ये है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन मार्च में प्रस्तावित है। ये सत्र कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का ये अंतिम बजट होगा। इसलिए चुनावी वर्ष के इस बजट पर सबकी नजरें और उम्मीदें रहेंगी, तो सियासत भी जोरों से होगी। बजट से पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया से इसे समझा जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बीजेपी ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से चुनाव पूर्व महिलाओं के खाते में नगद धनराशि डीपीटी के माध्यम से ट्रांसफर की थी। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी उत्तराखंड में भी प्रस्तावित बजट में कुछ ऐसा प्रावधान कर सकती है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने इशारा किया कि बजट में महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रहेगा। बड़ा प्रभावशाली बजट की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसे विषय जो पिछले दिनों जन आंदोलन के रूप में देखे गए और अनेकों डिमांड्स अलग अलग क्षेत्र से हुई है, तो मुझे लगता है इस बजट में उन सब क्षेत्रों का समाधान निकलेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि चुनावी संदेश देने का मंच भी बनेगा। ऐसे में सत्र के दौरान हंगामे और तीखी बहस की पूरी संभावना है। दूसरी ओर चुनाव से पहले आखिरी बजट सरकार के लिए अवसर भी है और परीक्षा भी। इसलिए इन दिनों बजट पर संगठन, सरकार और शासन के लेवल पर गहन मंथन चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के गेट पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस मुख्यालय पहुंचने की कोशिश की है। कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक प्रीतम सिंह, विधायक लखपत बुटोला, हरक सिंह रावत, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम नेता मौजूद थे। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पुलिस और कार्यकर्ताओं की भी झड़प भी हुई।
और सोमवार को कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन के घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस के होने वाले इस प्रदर्शन के खिलाफ भीमराव अंबेडकर मंच ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। भीमराव अंबेडकर मंच का आरोप है कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति से लेकर दलित पिछड़े वर्ग की अनदेखी की गई है। संगठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों के समर्थन में भी खुलकर सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछड़े और दलित वर्ग के हितों की अनदेखी पर कांग्रेस से स्पष्ट जवाब मांगा गया है। कांग्रेस जिस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है वो दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। राजधानी देहरादून में हाईटेक नकल माफिया का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने एसएससी भर्ती परीक्षा में रिमोट तकनीक से नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यूपी एसटीएफ से मिली लीड पर उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। उत्तराखंड एसटीएफ ने एसएससी मल्टीटास्किंग भर्ती परीक्षा 2025 में नकल कराने वाले हाईटेक गिरोह का खुलासा किया। महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र और एमकेपी इंटर कॉलेज में एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी के दौरान हुई कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ। यूपी एसटीएफ से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने अंडरग्राउंड चैम्बर में चल रहे लैपटॉप और राउटर बरामद किए। इन उपकरणों के जरिए अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस कर प्रश्न पत्र हल किए जा रहे थे। पूरा जो सेंटर था, उस सेंटर का जो सर्वर रूम था, उस सर्वर रूम के अंदर जो है जमीन के अंदर ये सारा जो है एक सेफ्टी टैंक जैसा होता है, उस तरह से पूरा ये राउटर्स और ये कनेक्टर्स, इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके से रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है ये आईपी एड्रेस कहीं देश के किसी और अन्य जगहों पर पहुंचाए गए और वहां से जो है ये इसको हल करवाया गया, सबमिट करवाया गया पेपर। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार और भास्कर नैथानी के रूप में हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। गिरोह आधुनिक तकनीक के जरिए परीक्षा प्रणाली को हैक कर उत्तर उपलब्ध कराता था। पुलिस के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश की, उन्हें भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इसमें अभी फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें कि जो सेंटर का संचालक है, मैनेजर एक वो है नीतीश कुमार जो कि देवरिया यूपी का रहने वाला है, और दूसरा जो है जो इलेक्ट्रीशियन है जो लोकल है, एक उसको अरेस्ट किया है जिसने पूरा सेटअप किया हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और उत्तराखंड एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई को नकल माफिया पर बड़ी चोट माना जा रहा है। परीक्षा केंद्र को सील कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब सवाल ये है कि इस हाईटेक गिरोह की जड़ें और कितनी गहरी हैं और आगे कौन कौन गिरफ्त में आता है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। राजधानी देहरादून में नए एसएसपी का प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कार्यभार ग्रहण किया। नए एसएसपी ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा भरोसा दिया और कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा और भरोसे की जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ समझती है। जो भी दिक्कतें रही उन्हें दूर किया जाएगा। साथ ही कहा कि जनता का पुलिस पर विश्वास फिर से मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक हमेशा से पिछले काफ़ी टाइम से एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है और पुलिस ने इस पर लगातार काम भी किया है पूर्व में, और मैं निश्चित तौर पर मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और ज़्यादा गहनता लाई जाए। और हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के एक छात्र ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद कॉलेज के दूसरे छात्रों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया और BA-MS 2022 बैच के 23 साल के छात्र यशपाल का शव पथरी पावर हाउस में गंग नहर में मिला। गुरुवार को एग्जाम देने के बाद उसने आत्महत्या की थी। मृतक छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के समय से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए डिग्री पूरी होने में 6 से 7 साल तक लग रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि मृतक छात्र का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, इसके तनाव की वजह वो झेल नहीं पाया। प्रशासन शर्म करो, पास होना ना होगा तो अलग चीज़ है, पर एग्जाम होते ही नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो उन सब कारणों को जो हमने सुसाइड नोट पढ़ा उसमें मतलब अपने आप को फेलियर और जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, उन सब से परेशान होकर, चूँकि हम लोग साथ ही रहते थे तो हमारी बात होती थी, सब बताया था,
कि किस तरीके से एग्ज़ाम का प्रेशर और किस तरीके से यहाँ जो चीज़ें लेट हो रही हैं, चीज़ें ख़राब चल रही हैं। ये है कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। एक साल में जो 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाने चाहिए वो 1 साल में करवा रहे हैं। 3 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए वो 1-1.5 साल में दे रहे हैं। ऐसे ही ये फिर री का पेपर कब करवाएंगे, मतलब हमारी डिग्री नहीं हो पा रही है। घर के आसपास सब लोगों को पता है कि भाई बच्ची डॉक्टर बन रही है। सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट है, इसकी सप्लीमेंट्री थी, तो उस सब 2 सब्जेक्ट में थी, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो उसका परसों का पेपर था वो उसके लगा था कि ठीक नहीं हुआ। राजधानी देहरादून में पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी के रेट में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है और कई केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें लैंड फ्रॉड से लेकर प्रॉपर्टी विवाद सामने आए। जिसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तराखंड से बाहर के लोगों का प्रॉपर्टी में दखल देना। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के लोगों के लिए अब देहरादून में जमीन खरीदना दूर की कौड़ी हो गया है। रायपुर, बंजारावाला, कारगी, नकरौंदा जैसे इलाके में 35 से 40 हजार रुपए गज के हिसाब से जमीनों के रेट हैं। पिछले 10 साल में देहरादून, ऋषिकेश समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां प्रॉपर्टी में विवाद तेजी से सामने आया है। अकेले देहरादून में साल 2025 में 149 केस सामने आए हैं, जबकि इसी साल देहरादून में अब तक 14 केस प्रॉपर्टी विवाद के दर्ज हो गए हैं। रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े लोगों का मानना है कि प्रॉपर्टी का विवाद खास तौर पर दूसरे राज्यों के लोगों के जमीनों में दखल के बाद देखने को मिल रहा है। एक ही प्रॉपर्टी को 2 से 3 लोगों को बेचा जा रहा है। फर्जी दस्तावेज बनाकर भी इसमें लोगों को बेवकूफ बनाकर जमीन बेच दी गई है। मैम ऐसा है, कुछ तो यहाँ की जो वातावरण है इस वजह से लोग जुड़ रहे हैं। दूसरा, बाहर से लोग बहुत रिटायर्ड लोग बच जाते हैं। एक बार जो देहरादून आ जाता है, बड़ी बड़ी जो ये सरकारी कार्यालय है उनमें ऑफिस में नौकरी करता है, रिटायर हो गया, ही मकान ले लेता है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स जैसे दिल्ली, सहारनपुर, बड़ौद, बागपत, शामली के यहाँ पर आ गए। हरियाणा के लोग बहुत आगे बच गए। वहीं नया चार्ज लिए देहरादून के कप्तान का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड से लोगों को बचाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। मैं इस चीज़ को इंश्योर करूंगा, कोई भी इस प्रकार के जो मामले हैं, और इसमें अगर जो बड़े मामले हैं जो खासकर लैंड फ्रॉड से रिलेटेड हैं, वो लैंड फ्रॉड कमेटी जो है अपना काम वो कर रही है, तो हम उनको वहाँ रेफर करेंगे। और बाकी जो 420 के अन्य मामले हैं, जो छोटे मामले हैं, वो गेस्टेड अफसर की जांच के बाद ही उसको आगे। राजधानी बनने के बाद देहरादून में लोगों ने जमीनें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई और यही एक वजह भी रही कि 100 गज जमीन के टुकड़े के लिए भी लोगों में मारामारी के केस सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। औली की बर्फीली वादियों में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन रोमांच से भरपूर रहा। सेना, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने बर्फ पर अपनी स्पीड का जलवा दिखाया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध औली की सफेद ढलानों पर शनिवार को स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का शानदार मुकाबला देखने को मिला। दूसरे दिन जायंट स्लालम पुरुष वर्ग में भारतीय सेना का दबदबा दिखा। आर्मी ग्रीन के बाकिर हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि आर्मी रेड के आशिफ अजीज ने रजत और जैकमेट रफ्स्तान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सर, इसका बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टीम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा कोच, मेरा जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ, मेरा हवास के कमांडेंट, सब मिलके इनके सभी का रोल है, इनमें सभी का हाथ है। चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए विंटर गेम्स फेडरेशन ने सुरक्षा से लेकर तकनीकी प्रबंधन तक सभी तैयारियां पहले से मजबूत की है। स्कीइंग स्लोप पर तकनीक, मैनेजमेंट और सुरक्षा, इन तीनों का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। कोच और टीम मैनेजमेंट ने भी माना कि औली की व्यवस्थाएं उच्च स्तर की है और उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास खेल पर्यटन को नई पहचान दे रहा है। खिलाड़ियों को बहुत आनंद आ रहा है। वेदर बहुत अच्छा है, स्नो कंडीशन बहुत अच्छी है, और जो गेट लगाए हैं हमारे टेक्निकल टीम ने वो भी बहुत खूबसूरत लगाए हैं और काफ़ी रोमांच का अनुभव हो रहा है। सेटिंग ऑल्सो गेट सेटिंग एंड एवरीथिंग इज गुड। आई होप इन दिस वे द कार्निवल एंड चैंपियनशिप विल बी ग्रेट सक्सेस। मेडल टैली में इस समय हिमाचल प्रदेश 6 मेडल के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर भारतीय सेना
जबकि तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर की टीम है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को हालांकि पहले 2 दिन मेडल नहीं मिला, लेकिन उसके मेडल मिलने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। औली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।